नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस आर्ट एंड कल्चर के सेशन में हम लेक्चर 8 को पढ़ने वाले हैं। यदि आपने लेक्चर 7 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कल वाले लेक्चर से पूरी तरह से हमारा कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आज हम नागर शैली को पढ़ने वाले हैं। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भारत में ये जो कितनी शैलियाँ हैं उसमें हम हर शैली यानी कि जो तीनों शैलियाँ हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, तीनों पर हम अलग अलग लेक्चर लेकर आएंगे और उनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए ताकि आप इस लेक्चर को बेहतर तरीके से समझ सकें। और इसी के साथ साथ जल्दी से अपना पेन एंड कॉपी अपना निकाल लीजिए ताकि वीडियो के साथ साथ आप खुद के भी नोट्स बनाते रहिए। आपने प्रॉमिस किया था कि आप ऐसा ही करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। देखिए, मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में? नागर शैली। मंदिर शैली के आज पहले इस नागर शैली को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका निर्माण काल देखते हैं, इसकी अवस्थिति देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मंदिर बनाए गए थे, इसकी उपशैलियों के बारे में जानते हैं, किस शासन काल में कौन सा मंदिर बनाया गया, इत्यादि चीज़ों को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके पिक्चर्स के साथ हम देखेंगे। आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आइए देखेंगे कि उत्तर भारत में नागर शैली की यदि बात की जाए तो उत्तर भारत में 5वीं सदी से मंदिर के निर्माण में यहाँ पर देखे जाने लगे हैं, जिसे हम नागर शैली कहा जाता है। मंदिरों का निर्माण देखेंगे 5वीं सदी से ऐसे प्रारंभ होने लगा था। इस शैली के अंतर्गत हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत क्षेत्र के भागों तक विभिन्न उपशैलियों में मंदिर का निर्माण किया गया है। मैंने बताया था कल आपको नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली के बारे में कैसे कैसे ये जो है वो विभाजित है। आप देखेंगे हिमालय से विंध्य पर्वत तक आपको नागर शैली, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक आपको क्या मिलेगा, जो है बेसर शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। और वहीं कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक आपको द्रविड़ शैली के जो है वो मंदिर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम नागर शैली की बात कर रहे हैं। स्पष्ट होता जा रहा है सारी चीज़ें। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की यदि बात की जाए तो आप देखते हैं यहाँ पर सभा कक्ष या मंडप स्थित होते हैं मंदिर के मुख्य देवता के सामने। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो ये गर्भगृह होता है, यहाँ पर मुख्य देवता विराजमान होते हैं और उसके सामने यहाँ पर यदि बात की जाए तो मंडप होते हैं। मंडप क्या? श्रद्धालुओं के लिए सभा भवन बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हर जो श्रद्धालु है वो अपने नंबर का आने का वेट करते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये सभा भवन बनाए गए हैं जिसे हम मंडप कहते हैं नागर शैली के अंतर्गत। आइए, इस शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर के साथ साथ सहायक मंदिर भी कुछ बनाए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि पंचायतन शैली के रूप में इसे जाना जाता है मंदिरों के निर्माण को। कल ही मैंने बताया था कि पंचायतन शैली क्या होता है, ऐसा क्यों कहा गया है कि वहाँ पर और भी सहायक मंदिर होते हैं। समझिएगा ज़रा, नज़र यहाँ लाइए। कुछ इस तरह का धरातल होता है जहाँ पर आप देखेंगे चारों कोनों पर अलग अलग भगवान के मंदिर होते हैं। और मध्य की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी एक अलग भगवान का मंदिर होता है। पंचायतन शैली कुछ इस प्रकार के मंदिर बने होते हैं उस आधार पे, ठीक है। लेकिन जो मध्य में जो मंदिर होता है और वहां पर जिस देवता का निवास होता है, उस देवता की जो मूर्ति होती है, उसी मूर्ति या उसी देवता के नाम के आधार पर इस पूरे मंदिर का नाम रखा जाता है। तो किस चीज का उदाहरण है? पंचायतन शैली का। और पंचायतन शैली के उदाहरण आपको नागर शैली के मंदिरों के तौर पर देखने को भरपूर मिलेंगे। समझ आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भगृह के चारों ओर एक ढका हुआ मार्ग होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। गर्भगृह के चारों ओर ऐसा कह रहे हैं कि एक मार्ग होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ मतलब जहां पर परिक्रमा की जा सके, गोल गोल चक्कर लगा के परिक्रमा की जाती है ना। वैसे ही मैंने आपको स्तूप में बताया था, याद होगा यदि तो, और चैत्य में भी बताया था प्रदक्षिणा पथ। वैसे ही मंदिरों में भी प्रदक्षिणा पथ पाया जाता है। चलिए, गर्भगृह के द्वार पर प्रायः यहाँ देखेंगे नदी देवियों जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया और मिथुनों की मूर्तियाँ इत्यादि भी लगाई जाती हैं। गर्भगृह के प्रायः यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं, अगर हम उदाहरण के तौर पर इसे समझें, आप देखते हैं जैसे मैंने कहा था कि जो देवता होते हैं, मुख्य देवता होते हैं, वो गर्भगृह में होते हैं। उसी के सामने आप देखेंगे उनके वाहन, जैसे कि अगर हम शिवलिंग की बात करें एक उदाहरण के तौर पर, तो शिवलिंग के साथ साथ उनका वाहन जो नंदी है उसको भी वहाँ पर स्थापित किया जाता है। उनकी मूर्ति को भी सामने वहाँ रखा जाता है
उनका जो मूर्ति है वहाँ पर उनको लगाया जाता है। तो यही चीज़ कुछ यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, शिखर के ऊपर यहाँ पर देखेंगे आमलक होता है, एक संरचना होती है शिखर। शिखर कहाँ? गर्भगृह के जस्ट ऊपर होता है। ये जो है गर्भगृह के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? ये शिखर दिख रहा है। शिखर के ऊपर एक गराड़ीदार, ये जो कह रहे हैं इसको साधारण तरीके से समझते हैं, एक प्लेट नुमा, ठीक है, एक थाली नुमा समझते हैं। थाली नुमा यहाँ पर एक आमलक बना होता है, ठीक है। ये नागर शैली का जो पूरा अंग, जिस तरह से मंदिर के जो घटक हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आमलक होता है और उसके ऊपर यहाँ पर एक कलश रखा होता है। स्पष्ट हो रहा है? उसके अंगों के बारे में, मंदिर के जो स्ट्रक्चर है उसके अंग, जो आधारभूत संरचना है उसके अंग क्या क्या है, वो चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी। यहाँ पर थोड़ी झलक समझाने के लिए आपको है। देखिए, वहीं उस गोलाकार संरचना को कलश के रूप में जाना जाता है। सामान्य मंदिर परिसर में आप देखेंगे यहाँ पर कोई टैंक या जलाशय नहीं होता है। ऐसा क्यों? डिफरेंस समझिए। देखिए, बहुत सी चीज़ें बताने को है लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। देखिए, यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है? जब हम द्रविड़ शैली को पढ़ेंगे तब आप ये बेहतर समझ पाएंगे कि नागर शैली में अधिकतर आप देखेंगे वहाँ के मंदिर परिसर में किसी प्रकार का टैंक या जलाशय, हम कह सकते हैं कोई पानी का कुंड, ऐसा नहीं पाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे द्रविड़ शैली की ओर जब हम बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो वहाँ देखेंगे कि मंदिर परिसर में अधिकतर आपको जलाशय और कुंड और इस तरह के टैंक अवश्य मिलते हैं। वो मंदिर की जो है वो वहाँ की विशेषता है। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ के जो नागर शैली के मंदिर है वहाँ पर स्तंभों का प्रयोग भी किया जाता है। और अगर हम शिखर की बात करें, नागर शैली में शिखर जो होते हैं, शिखर समझ गए ना आप, मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये जो शिखर होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। कुछ क्या प्रकार होते हैं देख लेते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रेखा प्रसाद या लेटना, फमसाना और बल्लभी। ये 3 प्रकार के यहाँ पर शिखर होते हैं। क्या अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं आपको स्पष्ट हो गई हैं? यदि स्पष्ट हो गई है तो प्लीज़ थम्स अप और आगे कंटिन्यू करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? नागर शैली के जो मंदिर हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कब इनका जो है ये शैली देखने को हमारे समक्ष आई और हमने कब देखा, कब से शुरू हुआ, इत्यादि चीज़ों को पढ़ा। अब नागर शैली की उपशैलियाँ समझिएगा, ज़रा ध्यान से नज़र दिखाइए, नज़र ज़रा इधर रखिए। उपशैलियों की जो बात कर रहे हैं, जैसे अब ये शैली कहाँ से कहाँ तक देखने को मिली, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है नागर शैली का? तो उत्तर में हिमालय से लेकर आपको विंध्य पर्वत तक, तो इतना बड़ा जो एरिया है भाई, वहाँ पर देखिए अलग अलग रीजन है, अलग अलग स्टेट हैं, तो अलग अलग शासक थे। तो उन्होंने क्या किया भाई, इस शैली को तो अडॉप्ट किया, उसी के साथ साथ उसमें कुछ कुछ अपने अपने राज्य की चीज़ों को इनपुट देते रहे और उस आधार पर यहाँ पर उप शैलियों की जो बात करते हैं उसी आधार पर उन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण करा दिया। जैसे कि शैली यही रहेगी, नागर शैली रहेगी, लेकिन अपने अपने जैसे क्षेत्र के उन्होंने कुछ इनपुट्स ले लिए, वहाँ के सामाजिक जीवन, वहाँ के लौकिक जीवन से कुछ इनपुट्स ले लिए, वहाँ पर उनकी चित्रकारी को अपने शासनकाल के दौरान वहाँ पर जो उन्होंने मंदिर बनवाया उसमें उस चित्रकारी को डाल दिया। तो अब हम क्या है, नागर शैली की उपशैलियाँ पढ़ने वाले हैं। समझ आ रहा है? आइए देखते हैं। जैसे ओडिशा कलिंग उपशैली, इसको ओडिशा और कलिंग उपशैली भी कहा जाता है नागर शैली में। यहाँ पर देखेंगे शैली का जो विकास हुआ था ओडिशा उपशैली का, वो 8वीं से 13वीं सदी के मध्य में हुआ था। कब से? 8वीं से 13वीं सदी के मध्य में। इसे देखेंगे विभिन्न शासकों जैसे सोम, भीम, चेदी और गंग ने इस जो शैली थी, जो इस शैली के जो मंदिर थे उनको संरक्षण प्रदान किया। ओडिशा शैली में ध्यान दीजिएगा, शिखर को देउल कहा जाता है। आप ध्यान देंगे, ओडिशा शैली एक ऐसी शैली है जिसमें यहाँ पर जो हमने नागर शैली में जो शिखर पढ़ा है, जिसका नाम शिखर है मंदिर का, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखेंगे देउल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देउल कहा जाता है ओडिशा शैली में। स्पष्ट हो गया? फिर कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर देउल कहा जाता है जो ऊर्ध्वाधर होते हैं और अचानक से ऊपर की ओर घुमावदार होते हैं। देखिए ये ऊर्ध्वाधर होते हैं और अचानक से ऊपर की ओर आप देखेंगे जैसे ये ऊपर की ओर क्या हो रहे हैं, ये घुमावदार हो रहे हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया है पिक्चर के थ्रू। आइए अगला देखते हैं। इसमें मंडप को जगमोहन कहा जाता है। इसका जो मंडप होता है ना, यहाँ पर देखिए मंडप लिखा हुआ है। हमेशा मंडप आपके गर्भगृह के सामने ही होता है, ठीक है, यही मैंने मंदिर में अभी बताया था। तो इनके गर्भगृह के सामने जो मंडप है उसका यहाँ पर क्या नाम दे दिया गया? जगमोहन दे दिया गया। चीज़ें वही हैं, बस नाम स्वरूप वही है, बस नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो देखिए इसको क्या कहा गया? जगमोहन। किसको? मंडप को कहा गया। आगे बढ़े तो हम देखते हैं इसमें इसके मुख्य मंदिर कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं और यहाँ पर स्तंभों का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए नागर शैली में स्तंभों का प्रयोग होता है मंदिरों में, लेकिन आप देखते हैं जो ये ओडिशा जो शैली है, जो कलिंग उपशैली है, उसमें आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर
पर स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है मंदिर के निर्माण में। एक और भिन्न विशेषता है जो इसे नागर शैली में होने के बावजूद इसे द्रविड़ शैली जैसा दिखाती है, वो एक विशेषता ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पर द्रविड़ शैली के मंदिर के समान ही चार दीवारी से घिरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर परकोटा पाया जाता है। जबकि नागर शैली में आप देखेंगे, देखिए नागर शैली में परकोटा नहीं होता, जबकि द्रविड़ शैली में परकोटा मतलब चार दीवारी, यानी कि बाउंड्रीज की बात कर रहा है। तो जो उड़ीसा ये जो शैली है इसमें आप चार दीवारी भी देखेंगे, जबकि नागर शैली में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। तो उड़ीसा शैली जो कलिंग उपशैली है उसमें आप मंदिरों में चार दीवारी देखते हैं। प्रमुख उदाहरणों की यदि बात की जाए जो उड़ीसा कलिंग उपशैली है तो उसके उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर इत्यादि। ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। मेंस आंसर राइटिंग में जब आप नागर शैली पे कोई चर्चा लिखेंगे या बोला जाएगा इस पे जो है इसकी विशेषताओं के साथ इसका वर्णन करिए, तो आप इन सब चीज़ों को जब लिखेंगे ना तो आप अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ना केवल आप मेंस आंसर राइटिंग में, यद्यपि आप जब इसको पीटी में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, देखिए कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं ना उस पर फोकस करिएगा। यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं जो एक्सेप्शनल है और जो दिखने में कुछ और है, इतर चीज़ें उसमें जुड़ गई। मैं कई बार बोलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप देखेंगे स्तंभों का प्रयोग इसमें नहीं हुआ, चार दीवारी का प्रयोग हुआ, जबकि वो द्रविड़ शैली की विशेषता है, लेकिन यहाँ पर हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके उदाहरणों को डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर की यदि बात करें तो जरा नजर घुमाइए। यहाँ पर गंग शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं सदी में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। स्पष्ट हो गया है। अब देखिए इसकी अवस्थिति कहाँ है भाई, उड़ीसा के कोणार्क में है, इसीलिए इसका क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया ये। अब देखते हैं भगवान सूर्य देव को समर्पित है, अंडरस्टूड सी बात है, सूर्य मंदिर को समर्पित है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, यदि सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, कि कोणार्क क्या है। ये भाई कोणार्क जैसा ही शब्द क्यों जो लिया गया है। मान लिया कि भाई ये कोणार्क इसलिए क्योंकि उड़ीसा के कोणार्क में है। कोणार्क का मतलब समझिए क्या होता है, इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, इसको समझते हैं। कोण मतलब कोना या किनारा, स्पष्ट है, और आर्क मतलब सूर्य होता है। तो क्या हुआ इसका पूरा अर्थ, सूर्य का किनारा, इसीलिए क्या है ये सूर्य मंदिर है। आप देखेंगे इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा क्यों कहा जाता है, व्हाइट पैगोडा भी है, कई पैगोडेज हैं, लेकिन इसमें ब्लैक पैगोडा क्यों कहा जाता है। इस देखिए ये जो मंदिर है इसके गहरे रंग के कारण इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। वहीं आप देखते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको 1984 में शामिल कर लिया गया था। किसको, इसको कोणार्क के सूर्य मंदिर को। बात समझ आ गई। चलिए अब हम पिक्चर पे थोड़ा सा आते हैं, एक एक्स्ट्रा से एडिशनल पॉइंट्स कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे इस मंदिर में देखेंगे ये जो व्हील है, जो पहिया है आपका, इस तरह के पहिए जो है पूरे मंदिर में एक रथ के समान ये पूरा मंदिर आपको देखने को मिलता है। आप चाहें तो इंटरनेट पे डालिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे कि 12 जोड़ी ऐसे पहिए आपको देखने को मिलेंगे और ऐसी किंवदंतियाँ हैं, या कहा जाता है, सच्चाई है कि भाई ये जो पहिए हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है। ये देखते हैं कि समय का प्रतीक है, ऐसा बताते हैं पहिए इस तरह से बनाए गए, ये समय का प्रतीक है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है धूप घड़ी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये तो रही इस पहिए की कहानी। यदि हम यहाँ पर मंदिर में देखें तो यहाँ पर कुछ 7 जो है वो घोड़े बनाए गए, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई, उनकी चित्रकारी इस तरह से की गई 7 घोड़ों की। क्यों 7 ही, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसे पहिए समय को प्रदर्शित करते हैं, समय को जो है उनको दर्शाते हैं, वैसे जो 7 घोड़े बने हुए हैं वो किसके प्रतीक हैं, आप देखेंगे वो जो है वो 1 वीक यानी कि 7 डेज के प्रतीक हैं। तभी तो कहा घोड़े की जो यहाँ पर रथ के आकार में, तो वहाँ पर घोड़े भी लगे हुए, उस पहिए वहाँ पर 12 जोड़ी लगे हुए हैं, तो वो घोड़े किसका प्रतीक है, दिन के प्रतीक है, 1 वीक का प्रतीक है, एक सप्ताह का प्रतीक है, इसलिए 7 घोड़े हैं उसमें। स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं खजुराहो यानी कि चंदेल उपशैली, इसको दोनों नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, इसे जो है वो मध्य भारत यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल शासकों ने 10वीं से 13वीं सदी के मध्य में खजुराहो के मंदिर को बनवाया था। स्पष्ट हो गया है। देखेंगे कि इसका जो है उसे खजुराहो और चंदेल शैली भी कहा गया है। अब बात करें अगर खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी विशेषताओं की, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं कि उन मंदिरों को बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। सोचिए ज़रा कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उन्हें आप कभी सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि बलुआ पत्थर से ही
क्यों, मतलब सैंडस्टोन से ही क्यों उसका निर्माण किया गया? क्योंकि उसको हम संगमरमर से भी करवा सकते थे या फिर आग्नेय शैल के पत्थरों से भी करवा सकते थे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, उस समय में जो चीज़ वहाँ उपलब्ध होगी उसी से तो कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे केन नदी जहाँ जो थी, वहाँ पर आप इस क्षेत्र में देखेंगे केन नदी जो है वहाँ पर जो है वो सैंडस्टोन ही पाए गए थे, तो उसी से जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और दूसरा एक बहुत अच्छा कारण ये भी होता है कि जो बलुआ पत्थर होता है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट इन द सेंस मूर्तियाँ बनाने के लिए, चित्रकारी करने के लिए कंपैरेटिवली अदर जो हमारे जो क्या कहते हैं, क्या होते हैं, हमारे जो पत्थर होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा मुलायम प्रकृति का होता है, तो यहाँ पर चित्रकारी मूर्ति बनाना आसान होता है। स्पष्ट हो गया है, समझ आ गया है? चलिए अब हम आगे देखते हैं। सामान्यतः मंदिर पूर्वमुखी अथवा उत्तरमुखी है, ठीक है, सूर्यमुखी जो है पूर्वमुखी और उत्तरमुखी है। यहाँ पर आइए, मंदिरों की अपेक्षाकृत, यहाँ पर देखेंगे मंदिरों को अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया है। खजुराहो के मंदिरों को यदि आप देखेंगे पिक्चर्स में तो इन्हें कुछ ऊंचे चबूतरों पे बनवाया गया है। यही मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो चरण थे, मंदिरों के जो चरण थे, किस प्रकार में कौन से विकास चरण जो चरण थे उसमें किस किस प्रकार से मंदिरों का विकास हुआ है, वो सब मैंने बताया। उसमें भी कुछ इस तरह के आपको साक्ष्य देखने को मिलेंगे। यह हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो का मंदिर, ठीक है, हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। यदि आप इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे तो आप समझेंगे कि जो जैन धर्म से मंदिर जो रिलेटेड बनवाए गए हैं यहाँ पर, उस मंदिरों के जो स्ट्रक्चर हैं उस पे भी आप देखेंगे हिंदू धर्म के ही देवी देवताओं के पिक्चर्स हैं, तो इसे जैन धर्म के मंदिर क्यों कहा गया? अगर उसमें हिंदू धर्म के देवता की ही स्थापना है तो फिर इसे जैन धर्म का मंदिर क्यों कहा गया? देखिएगा ज़रा इसको आप, ठीक है। शिखर का उच्चतम बिंदु देखेंगे सीधे मुख्य देवता के ठीक ऊपर है। क्यों? शिखर कहाँ बना होता है? गर्भगृह के जस्ट ऊपर बना होता है। और वही देखेंगे जो कि उरुश्रृंग नामक छोटे छोटे शिखरों से घिरा हुआ है। यदि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ नजर डालें तो देखेंगे इसका जो सबसे ऊंचा वाला शिखर होता है यानी कि गर्भगृह वही है। सबसे ऊंचा शिखर जिस मंदिर का होगा मतलब गर्भगृह वही है। इस ऊंचे शिखर में आप देखेंगे छोटे छोटे और जो शिखर ऐसे इसमें पिक्चर्स में पता नहीं आपको दिख रहे हैं या नहीं, छोटे छोटे और जो शिखर है उनको उरुश्रृंग नामक छोटे शिखरों का नाम दिया गया है। क्लियर हो गया है? देखेंगे यहाँ पंचायतन शैली की प्रमुखता का पालन किया गया है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मुख्य देवता जो जिनका मूर्ति होगी उनके बारे में तो ये नाम रखा गया होगा, उसके साथ साथ अन्य देवताओं के भी मंदिर इस प्रकार से वहाँ पर बने हुए होंगे ही होंगे, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, नागर शैली में आपको पंचायतन शैली के उदाहरण देखने को मिलेंगे मंदिर के स्वरूप में। मंदिर के शिखर पर कलश और आमलक की संरचना होती है, जैसा कि मैंने बताया है आपको पहले ही, आमलक और यहाँ पर कलश की संरचना आपको देखने को मिलती है नागर शैली यानी कि इस खजुराहो के मंदिर में, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। आमतौर पर इन मंदिरों में 3 कक्ष होते हैं, जैसे गर्भगृह मैंने बताया, गर्भगृह भी क्या था मैंने बताया, फिर मंडप होता है, फिर वहीं पर अर्ध मंडप होता है। मंदिर की दीवार के दोनों सतहों को नक्काशी कर सजाया गया है। आप देखेंगे तो काफी खूबसूरत नक्काशी के लिए ये जो है वर्ल्ड फेमस आपका ये मंदिर है। आप देखेंगे कि ये मंदिर दीवारों पर मिथुनों की छवियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। आप देखेंगे कि ये जो मंदिर है खजुराहो का मंदिर, हम सब ने इसकी पिक्चर्स बेशक देखी होंगी, तो वहाँ पर कुछ जो आप देखेंगे कि एरोटिक जो पिक्चर्स होती हैं, जो देखेंगे कामुक मूर्तियाँ हैं, उनको यहाँ पर उकेरा गया है। मंदिर के जो बाहरी बाउंड्री है उन पर उकेरा गया। मंदिर के अंदर आपको इस प्रकार की मूर्तियाँ नहीं देखने को मिलेंगी, एरोटिक्स मूर्तियाँ यानी कि कामुक ऐसी मूर्तियाँ नहीं देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, ये जो एरोटिक्स मूर्तियाँ हैं जो इनको यहाँ पर दर्शाया गया है, वो मात्र 4 से 5 या लगभग 6% ही मूर्तियों को बनाया गया है। क्यों? देखिए, आप पूरा मंदिर अच्छे से अगर उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे उनकी मूर्तियों को, तो वहाँ पर सोशल लाइफ को भी दर्शाया गया है। सोशल लाइफ में देखिए हर चीज़ इंक्लूड होती है, चाहे वो एरोटिक्स पिक्चर्स हों, चाहे उनका जनजीवन किस प्रकार से चल रहा है, वो किस प्रकार से केन नदी से वो जल लाकर कैसे पत्थरों को तोड़कर वहाँ पर बनाया है इस मंदिर को, उस तरह की भी चित्रकारी को भी उन्होंने मंदिर के सामने अपना जो है मंदिर की दीवारों पर उकेरा है। वहाँ पर उस तरह से कैसे व्यापार होता है, इस सभी चीज़ों को उन्होंने चित्रकारी के जरिए उसको वहाँ पर बनाया है। बात एरोटिक्स पिक्चर्स की, एरोटिक्स मूर्तियों की हो तो वो 5 से 6% ही मूर्तियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा वही बनाया गया है। तो सोशल लाइफ में ये सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो इस तरह के मंदिर को वहाँ पर बनाया गया है।
देखिए इस शैली के अंतर्गत आप देखेंगे लक्ष्मण, कंदारिया, महादेव और मतंगेश्वर, लक्ष्मी और जगदम्बा, चित्रगुप्त आदि मंदिर यहाँ पर शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज में डाला गया है। ध्यान रखिएगा कब, 1986 में खजुराहो के मंदिरों को। आगे आते हैं सोलंकी उपशैली यानी कि मारू गुर्जर शैली। ये क्या है, इसकी क्या विशेषताएं, कैसे ये अन्य जो पिछली शैली है उनसे भिन्न है। देखिए ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग, गुजरात और राजस्थान में सोलंकी शासकों के संरक्षण में इसका विकास हुआ। ठीक है, विशेषताओं की बात की जाए तो मंदिरों की दीवारें नक्काशी रहित है। आप देखेंगे इनकी जो मंदिर बनाए गए थे यहाँ पर नक्काशी रहित है, उसमें कुछ भी प्रकार की नक्काशी नहीं की गई है। मंडप आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से गर्भगृह से जुड़े होते हैं। अधिकतर आप देखेंगे जो गर्भगृह के सामने जो मंडप होते हैं वो एक ही तरफ से होते हैं, जबकि ये सोलंकी उपशैली है उसमें आप देखेंगे जो मंडप है उसमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से गर्भगृह जुड़ा हुआ होता है। ये अलग विशेषताएं हैं बाकी शैलियों से। आगे देखते हैं मंदिर के नजदीक एक सीढ़ी नुमा जलाशय होता है। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए क्या डिफरेंस है, नागर शैली में आपको जलाशय देखने को मिल रहा है, सोलंकी के उपशैली में आपको यहाँ पर जलाशय देखने को मिला है सीढ़ी नुमा। मंदिर के बरामदे में सजावटी मेहराब तोरण देखने को मिले हैं। अभी क्या था, इनकी दीवारी नक्काशी रहित थी, बात जब इनके तोरण की आई थी तो सजावटी मेहराबदार यहाँ पर तोरण बनाए गए हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी है। निर्माण में यदि बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के पत्थरों का जो है उपयोग किया गया है, जैसे आप देखेंगे बलुआ पत्थर, वही मैंने सैंडस्टोन की बात की थी, काला बेसाल्ट और संगमरमर भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। प्रमुख उदाहरण अगर हम देखें तो सोलंकी उपशैली में प्रमुख उदाहरण कौन कौन से मंदिर हो सकते हैं, तो मोडेरा का सूर्य मंदिर, माउंट आबू का विमल शाही मंदिर यानी कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर इत्यादि यहाँ पर इसके प्रमुख और काफी जो है उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मोडेरा का सूर्य मंदिर देखते हैं। अब हम जो सोलंकी उपशैली है उसके उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे भीमदेव प्रथम ने 1026 से 27 ईस्वी में सोलंकी शासक ने इसका जो है मंदिर, जो ये सूर्य मंदिर है उसका निर्माण यहाँ पर करवाया था। समझिएगा, देखिए अवस्थिति देखते हैं, मोडेरा गुजरात में है, भगवान सूर्य को ये समर्पित है। ठीक है, इसे मारू गुर्जर शैली में बनवाया गया था। किसमें, मारू गुर्जर शैली में इसको बनवाया गया था। सुनहरे बलुआ पत्थर से निर्मित इसमें स्तंभों पर आधारित खुला द्वार मंडप है। देखेंगे खुला द्वार में यहाँ पर मंडप बनाया गया है। बाकी शैली जैसे अभी हमने और जो उपशैलियाँ पढ़ी थी उसमें क्या होता था, गर्भगृह के सामने एक सभा भवन टाइप का बनवाया गया मंडप होता था, जबकि यहाँ पर मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है वहाँ ध्यान दीजिएगा कि मंडप जो बनवाए गए हैं, मंडप तो बनवाए गए हैं लेकिन वो खुले द्वार वाले मंडप बनवाए गए हैं। स्पष्ट है, कुछ पिक्चर इस तरह की है, आप इसको देखिएगा जरा। इसमें अब आते हैं कश्मीरी उपशैली के ऊपर। कश्मीरी उपशैली को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे विदेशी प्रभावों का यहाँ पर काफी प्रभाव पड़ा है। जैसे देखिए विदेशी प्रभावों को देखा जा सकता है, जैसे ट्रेफल, मेहराब पर गांधार प्रभाव तथा स्तंभ की दीवारों और त्रिकोणीय पेडिमेंट्स में ग्रीक प्रभाव परिलक्षित होते हैं। ये आपकी कुछ इस प्रकार के वहां पर साक्ष्य देखने को मिले हैं। इस शैली में निर्मित सबसे प्रसिद्ध मंदिर मार्तांड का सूर्य मंदिर है। कौन सा, मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ है, कश्मीरी उपशैली के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये उदाहरणों को। इस मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तपीड़ ने करवाया था। किसने, ललितादित्य मुक्तपीड़ ने करवाया था कश्मीरी उपशैली का मंदिरों का निर्माण। अब आते हैं पाल और सेन उपशैली के बारे में, जिसमें आप देखते हैं बराकर में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर एक इसका काफी प्रमुख उदाहरण है। विकास की यदि इसकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो 8वीं से 12वीं सदी के मध्य में बंगाल क्षेत्र में पाल और सेन राजवंशों के संरक्षण में इस उपशैली को बनवाया गया था। जैसे अन्य शैलियों को अन्य शासकों ने उपशैलियों को बनवाया था, वैसे इन्होंने इसको बनवाया था। इस शैली में मंदिरों का शिखर लंबा होता है। पिक्चर पे ध्यान दीजिए, इस शैली में जो शिखर होते हैं मंदिरों के वो काफ़ी आप देखते हैं लंबे लंबे होते हैं, स्पष्ट है, और चक्राकार होते हैं। देखिए पिक्चर देखिए कैसे चक्राकार है, ये देखिए चक्राकार आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके जो शिखर है वो चक्राकार हैं, जिसके शीर्ष पर ओडिशा शैली के जैसा आमलक होता है। मंदिर के शिखर पे आमलक होता है जैसे ओडिशा शैली, ऐसा क्यों बताया गया, वहाँ पर भी इस
तरह का आमलक है, इस तरह का यहाँ पर भी कलश रखा गया है। तो ये क्या है, आपका आमलक होता है, नागर शैली का बहुत प्रमुख विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। मंदिरों में स्थापित मूर्तियां पत्थर और धातु दोनों से निर्मित होती हैं। इस मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो पत्थर और धातुओं दोनों से निर्मित होती हैं। यहाँ तक समझ आ गया पाल और सेन उपशैली क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया। यदि आप चाहें तो छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। आइए, कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैम अगर आप बाद में थोड़ा सा रिकॉल या रिवीजन करा देंगी तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। आइए चलिए देखते हैं फटाफट से इसको। देखिए, स्टार्टिंग से नागर शैली के बारे में पढ़ा, कब से कब तक इसका जो है वो निर्माण हुआ, कहाँ से कहाँ तक ये शैली को देखा गया, वो सब मैंने आपको बताया। इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसमें मंडप होता है, आमलक होता है, शिखर होता है, गर्भगृह होता है, कुछ इस तरह की इस शैली की जो है विशेषताएं इस मंदिर में इसके घटक पाए जाते हैं। इसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, इत्यादि चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कि कैसे आमलक है, कलश है, इसमें जलाशय नहीं पाया जाता है, स्तंभों का प्रयोग किया जाता है, 3 प्रकार के आप देखेंगे यहाँ पर शिखर पाए जाते हैं इत्यादि। फिर इसके बाद नागर शैली की उपशैलियों की यदि बात करें तो उड़ीसा कलिंग उपशैली हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कोणार्क का, जैसे उदाहरण के तौर पर उड़ीसा जो शैली है उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। जैसे खजुराहो और चंदेल उपशैली को देखेंगे तो वहाँ पर कैसे बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, वहाँ पर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित वहाँ पर मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, पंचायतन शैली के प्रमुख उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें जो कलश हो गया, आमलक हो गया इत्यादि संरचनाओं को यहाँ पर उकेरा गया है, वही सब चीज़ें हैं। इसके बाद सोलंकी उपशैली के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं मोडेरा का जो सोलंकी शैली है उसका उदाहरण की यदि बात करें तो उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, मोडेरा का सूर्य मंदिर पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने कश्मीरी उपशैली को पढ़ा और कश्मीरी उपशैली में क्या क्या विशेषताएं थी, मार्तंड सूर्य मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है, कुछ इस तरह से पढ़ा। और पाल और सेन उपशैली को हमने यहाँ पर देखा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर हमने इस वीडियो को समाप्त कर दिया। समझ आ गया, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हों। धीरे धीरे आप एक बार नहीं समझ आता, दूसरी बार इसको देखिए। यदि कोई चीज़ आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है सुझाव या अपना कोई प्रश्न है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका उत्तर दे सकें। ठीक है, सारे नोट्स बनाते रहिए, उनको कलेक्ट करते रहिए और इसी के साथ आप सब अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई में भी विशेष ध्यान रखिए खुद का। और चलिए इसी के साथ गुड बाय और कल के लेक्चर में फिर से मिलते हैं एक नई शैली के साथ। जय हिंद, जय भारत।